नमस्कार, मैं संजय शुभंकर स्टोरी प्लैनेट में आपका स्वागत करता हूँ। कहानियों की श्रृंखला में आज प्रस्तुत है डॉक्टर हेमंत कुमार की कहानी दुनियादार। इलाहाबाद की साहित्यिक पृष्ठभूमि में पले बढ़े डॉक्टर हेमंत कुमार की लगभग 50 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, जिनमें बच्चों के नाटक, उनकी कहानियां, कविताएं आदि शामिल हैं। बतौर स्क्रिप्ट राइटर डॉक्टर हेमंत कुमार ने लखनऊ शैक्षिक दूरदर्शन में कई सालों तक अपनी सेवाएं दी। नेशनल बुक ट्रस्ट, यूनिसेफ, आईसीडीएस के अलावा कई एनजीओ के साथ भी डॉक्टर हेमंत लगातार बच्चों की गतिविधियों पर काम कर रहे हैं। तो आइए प्रस्तुत है डॉक्टर हेमंत कुमार की कहानी दुनियादार। उसका रंग एकदम काला था, एकदम चेरी बूट पॉलिश की तरह। लंबाई कुल जमा 4.5 फीट, उम्र करीब 11 साल और नाम कलुआ। वैसे उसका नाम था राजकुमार, लेकिन उसके घर वाले उसे रजुआ कहकर बुलाते थे। और जब से वो नईम मियां की साइकिल रिपेयरिंग की दुकान पर काम करने आया था, उसका काला रंग देखकर ही शायद नईम मियां ने उसको कलुआ बुलाना शुरू कर दिया था। और उनकी देखा देखी सारे ग्राहक भी उसे कलवाई बुलाने लगे थे। पिछले 2 सालों में तो वो शायद अपना नाम राजकुमार भूल भी चुका था। लेकिन कलुआ की 2 बातें थी खास जो मुझे बेहद पसंद आती थी। पहली ये कि वो हमेशा मुस्कुराता रहता था, और जब वो मुस्कुराता था तो उसके काले और सफेद सफेद दांत एकदम अलग नजर आते थे। और कलुआ की दूसरी खास बात थी कि उसको गाने का बड़ा शौक था। हर समय कोई ना कोई फिल्मी गीत अपनी बेसुरी आवाज में गाने की कोशिश करता था, और खासतौर से वो मेरा नाम राजू घराना अनाम, वो थोड़ा तोतलाता भी था। और जब इस गाने को वो अपनी तोतली आवाज में गाता था कि मेरा नाम लाजू घलाना अनाम, बहती है गंगा जहां मेला धाम, तो हर ग्राहक उसको बहुत शाबाशी देता। इसीलिए मैं अपनी साइकिल रिपेयर कराने हमेशा उसी के पास जाता था। आज भी जब मैं अपनी साइकिल का पंचर बनवाने पहुंचा तो कलुआ पहले से ही एक साइकिल का नट खोलने के लिए रिंच से जूझ रहा था। मेरा नाम लाजू घलाना अनाम, बहती है गंगा वहां मेला धाम, मेरा नाम लाजू, और अपनी बेसुरी आवाज में गा रहा था। अपनी पूरी ताकत लगाकर साइकिल के पहिए का जाम हो चुका नट खोलने की कोशिश पर कोशिश कर रहा था, लेकिन नट बुरी तरह जाम हो चुका था और उस पर से रिंच बार बार फिसली जा रही थी। मैं बहुत देर से नट खोलने की उसकी ये कोशिश देख रहा था। उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें चुचुआ आई थी। उसने एक बार फिर रिंच को नट में फंसाया और पूरा जोर लगाने के चक्कर में साइकिल के पहियों पर लगभग वो लटक सा गया। रिंच फिर फिसल गई और उसी के साथ वो भी साइकिल के पहिए पर गिर पड़ा। तभी एक नईम मियां का झन्नाटेदार झापड़ आकर उसके गालों पर पड़ा। हटवे, 1 घंटे से जूझ रहा है, साला एक नट नहीं खोल पा रहा है, नईम चिल्लाया और उसने रिंच उसके हाथ से छीन लिया और खुद ही साइकिल का जाम पड़ा हुआ नट खोलने की कोशिश करने लगा। कलुआ किनारे खड़ा होकर अपने ग्रीस लगे हाथों से गालों को सहलाता रहा और डबडबाई आंखों से नईम द्वारा नट खोलने की जा रही कोशिश को देखने लगा। पर साइकिल का जंग लगा नट नईम से भी खुलने का नाम नहीं ले रहा था, और अंत में झुंझुलाकर नईम ने रिंच एक तरफ फेंका और कलुआ की तरफ देखा। वो अभी भी गाल सहला रहा था, बेचारा दूर खड़ा हुआ। ए हेलो, तू टेस्मे बाहर आए बे, चल इधर आ, चल इधर आ, जरा इस नट पे केरोसिन डाल दे, और जब तक वो फूलेगा तब तक तू बाबूजी की साइकिल का पंचर देख ले। हाँ, नईम कलुआ को पुचकारता हुआ बोला, लेकिन उसके स्वर में पुचकारने का भाव कम बल्कि उसका मजाक उड़ाने का भाव ज्यादा था। कलुआ ने अपने ग्रीस और तेल से चीकट हो चुकी कमीज की बांह से अपनी आंखें पोंछी और मेरी साइकिल लिटाकर पाने से उसका टायर और ट्यूब खोलने की कोशिश करने लगा। मुझे सच में बहुत ही दया आ रही थी कि इस तकलीफ दे स्थिति में
दरअसल मैं उससे अपनी साइकिल का पंचर बनवाना नहीं चाहता था, लेकिन अब मजबूरी थी मेरी कि बिना साइकिल बनवाए मैं ऑफिस टाइम पर नहीं पहुंच सकता था। और ना ही ये बात नईम मियां से कह सकता था कि वो कलवा को कुछ देर आराम करने के लिए छोड़ दे, क्योंकि क्योंकि एक बार मैं खुद देख चुका हूं, एक ग्राहक द्वारा कलवा की पिटाई से उसे रोकने के लिए नईम ने कलवा को उस ग्राहक के सामने ही 2-3 हाथ लगा दिए थे और साथ ही उस ग्राहक की साइकिल भी नहीं बनाई और उल्टा उसे नसीहत दे दी कि वो दुकान पर आकर कलवा की तरफदारी न किया करे। मैं अक्सर ऑफिस जाते जाते कलवा को मार खाते देखा करता। कई बार मैंने यह भी सोचा कि कलवा को यहां से हटाकर काम करने के लिए अपने घर पर लगा लूं और साथ ही उसका नाम भी स्कूल में लिखवा दूं। पर नईम के बिगड़ैल स्वभाव के कारण ना मैं नईम से पूछ पा रहा था और ना ही कलवा से कुछ बात कर पा रहा था। लेकिन आज पता नहीं क्यों मुझे लग रहा था कि कलवा से और नईम से मुझे इस संबंध में बात जरूर कर लेनी चाहिए। फिर भी नईम से पहले मैं कलवा से बात करना चाहता था कि वो यहां का काम छोड़कर मेरे घर पर काम करेगा, स्कूल जाएगा या नहीं जाएगा। इसी उधेड़ बुन में कलवा के पास ही बैठा अपनी साइकिल का टायर खुलते हुए देख रहा था। उसी समय मोहल्ले के शर्मा जी अपनी बाइक से आए और नईम को अपनी कार का पहिया खोलने के लिए बुला के ले गए। शायद उनकी कार पंचर हो गई थी और नईम जाते जाते कलवा को हिदायत भी देता गया, अबे कलवा सुन, बाबूजी की साइकिल जल्दी सही कर दे और हाँ जरा दुकान पे ध्यान रखियो, हम शर्मा जी की कार का पहिया लेके आ रहे हैं, आधा घंटा लग जाएगी और कोनो बदमाशी नहीं, हाँ नहीं तो ऊ कुटाई हुई कि जान लो। और नईम शर्मा जी की बाइक पर बैठकर वहां से निकल गया। मेरी तो लॉटरी लग गई। मैं तो खुद ऐसे मौके की तलाश में था जब दुकान पर नईम ना रहे और मैं कलवा से उसके मन की बात अच्छे से जान सकूं। जैसे ही नईम बाइक पर गया मैं कलवा के और पास खिसक आया और बिना किसी भूमिका के मैं सीधे सीधे मुद्दे पर आ गया। मैंने कहा, कल्लू ये बताओ कि तुम्हारा मन पढ़ने लिखने का नहीं होता? देखो तुम चाहो तो पढ़ाई लिखाई भी कर सकते हो और पढ़ाई लिखाई के बाद अपना कोई काम भी कर सकते हो। मैंने कलवा को समझाने की कोशिश की, लेकिन बाबूजी हमारी पढ़ाई का खर्चा कौन देगा? बाबू अम्मा के पास तो पैसा है ही नहीं। लेकिन बाबूजी हमारा हिया का काम हम अम्मा से पूछ लें। फिर उसने सवाल किया, देखो यहां का काम तो तुम्हें छोड़ना होगा। मैंने उसे समझाने की कोशिश की और उसी समय दूर से नईम आता हुआ दिखाई दिया। हम दोनों ने अपनी बात यहीं पर बंद कर दी। इसी बीच मेरी साइकिल भी बन चुकी थी। मैंने नईम को पैसा पकड़ाया और अपनी साइकिल लेकर वहां से ऑफिस की ओर चल पड़ा। उस दिन मेरी कलवा से बात अधूरी रह गई थी और अगले दिन मेरी छुट्टी थी। मैं आराम से बरामदे में बैठा अखबार पढ़ रहा था कि कलवा को फाटक के पास खड़े देखकर चौंक पड़ा। अरे कल्लू, आओ अंदर आओ, बाहर क्यों खड़े हो? मेरा कहना था कि कलवा तुरंत आकर मेरे सामने फर्श पर बैठ गया। मेरे लाख कहने के बाद भी वो कुर्सी पर बैठने को तैयार नहीं हुआ और इस बीच मेरी श्रीमती जी भी आकर वहां खड़ी हो गई। देखो भाई, कल्लू आया है, इसे कुछ पानी वानी पिलाओ। मैंने श्रीमती जी से आग्रह किया। श्रीमती जी अक्सर मेरे मुंह से कलवा के बारे में सुनती रहती थी, इसलिए उनके भीतर भी कलवा के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर तो था ही। उन्होंने तुरंत तस्तरी में 2 लड्डू और 1 गिलास पानी लाकर कलवा के सामने रख दिया। कलवा ने लड्डू की तरफ हाथ नहीं बढ़ाया, बस एक टक कभी मेरी ओर तो कभी श्रीमती जी की ओर देखता रहा। अंत में श्रीमती जी ने उससे कहा कि लो बेटा, लड्डू खाकर पानी तो पी लो। कलवा ने फिर मेरी ओर देखा तो मैंने उसे लड्डू खाने का इशारा किया तो कलवा ने बड़े संकोच के साथ एक लड्डू उठाया और जल्दी जल्दी खाने लगा और गिलास का पानी एक ही सांस में खत्म कर दिया। अब उसने फिर मेरी ओर और श्रीमती जी की ओर बारी बारी से देखना शुरू कर दिया। बीच बीच में वो कभी अपने हाथों की अंगुलियों के नाखून कुतरता, कभी नीचे देखते हुए अपने पैरों के पंजे को एक दूसरे के ऊपर चढ़ाने की कोशिश करता। मैं समझ गया कि वो इस माहौल में खुद को थोड़ा असहज महसूस कर रहा है। मैंने उसे सहज करने के लिए बात शुरू की। हाँ तो बताओ कल्लू, क्या सोचा है तुमने अपने काम छोड़ने के बारे में? मैंने उससे सीधे सीधे प्रश्न किया। हाँ बाबूजी, मैंने खुद भी बहुत सोचा है और अम्मा से भी पूछा था। अम्मा ने तो मना कर दिया।
कलवा ने बिना किसी भूमिका के जवाब दे दिया। उसका सपाट जवाब सुनकर हम दोनों चौंक पड़े, मैं और मेरी पत्नी। चौंके इसलिए कि हम उम्मीद कर रहे थे कि कलवा खुद और उसके माँ बाप उसकी बेहतरी के लिए उसे हमारे यहां जरूर भेज देंगे, और उसने तो सीधे सीधे जवाब दे दिया। लेकिन क्यों बेटा? श्रीमती जी भी उसके जवाब को सुनकर थोड़ा आश्चर्य से बोली। आंटी जी, अम्मा कह रही थी कि आप लोग तो 2-4 साल में चले जाएंगे, हमें कहां काम मिलेगा, लौट के हमें वही नईम की दुकान पर ही काम मांगने जाना होगा। कलुआ बड़ी मासूमियत से बोला। लेकिन कल्लू बेटा, हम तो तुम्हें स्कूल भी भेजेंगे, तुम्हें पढ़ाएंगे। बाबूजी, हम क्या करेंगे पढ़ लिख के? आखिर काम तो वही नईम के यहां ही करना पड़ेगा, और नईम नहीं तो कोनो दूसरे की दुकान पे। लेकिन बेटा, वो तुम्हें इतना मारता भी तो है, यहां कोई तुम्हें मार थोड़ी रहा है। मैंने उसे फिर एक बार समझाने की कोशिश की। अब बाबूजी, कोई गलती हो जाती है तब भी तो मारते हैं नईम चचा, और ये बात की क्या गारंटी है कि यहां हमें मार नहीं पड़ेगी? बाबूजी, छोटी सी उम्र में हम बहुत दुनिया देखे हैं, बहुत दुनियादारी समझते हैं। पहले सब लोग बहुत बात करते हैं और बाद में सारी बातें धरी की धरी रह जाती हैं। कभी चोरी का इल्जाम लगा दिया जाता है तो कभी चकारी का। कलुआ बुजुर्गों की तरह बोल रहा था। मैं श्रीमती जी के साथ उसकी बड़ी बड़ी बातें सुनता चला जा रहा था। तो यही लिए हम फैसला किए हैं कि हम वही ठीक हैं। अच्छा, अब हम जा रहे हैं। अच्छा, हम अब जा रहे हैं बाबूजी, दुकान खोलने का टाइम हो गया है। नमस्ते बाबूजी। कलवा जल्दी से बोला और हमें नमस्ते करके जल्दी से फाटक खोलकर निकल गया। हम दोनों अवाक होकर उसे देखते रहे। अगले दिन मैं फिर साइकिल में हवा भरवाने नईम की दुकान पर पहुंचा। कलवा पसीने से तरबतर साइकिल के पहिए से जूझ रहा था और साथ में अपनी उसी मस्ती भरे अंदाज में गा रहा था कि मेला नाम लाजू घलाना अनाम, बहती है गंगा जहां मेला धाम। मैंने अपनी साइकिल में हवा ली और ऑफिस की ओर चल पड़ा। ये थी कहानी दुनियादार डॉक्टर हेमंत कुमार की। अगली बार कुछ नया लेकर हाजिर होऊंगा। तब तक अपना ख्याल रखिए और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद। अगर आपको लगता है कि आपकी कहानी या आपके किसी जानने वाले की कहानी को स्टोरी प्लैनेट में शामिल किया जाए तो आप बेझिझक हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, हम संपर्क करेंगे आपसे।